नई बहू लाई दहेज में जादुई बच्चे। करिश्मा एक गरीब असहाय अनाथ लड़की थी जो अपना पेट पालने के लिए शामू नाम के आदमी के साथ काम करके उसके ठेले पर आए ग्राहकों को संभालती थी। पैसों के बदले में वो शामू से खाना लेकर घर की ओर बढ़ती है, जहां सुनसान रास्ते पर उसका प्रेमी पार्थ आकर कहता है, करिश्मा कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। वैसे हमारी शादी का क्या हुआ? बात की तुमने अपनी मम्मी से? करिश्मा माँ से बात तो की है, पर माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही है क्योंकि तुम गरीब हो, दहेज वगैरह की बात कर रही है। पर मैंने भी माँ से कह दिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे प्यार मत करो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। करिश्मा, माँ को जो चाहिए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। और तुम बहुत अच्छी हो और काफी हो, तुम मुझे अच्छे से घर संभाल लोगी, मैं जानता हूँ, परेशान मत हो। ये कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और करिश्मा भी आगे चलने लगती है कि उसे 3 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहां मिलते हैं। तभी करिश्मा कहती है, क्या हुआ? इतने प्यारे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी दीदी, मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को भी बहुत भूख लग रही है। हमने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी छोटी बहन बहुत रो रही है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है भैया, बताना है। हले हले हले, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तो बहुत क्यूट है और तुम दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हो। तुम्हें भूख लग रही है ना? ऐसा करो, ये खा लो, बहुत अच्छी आलू पूड़ी है इसमें। हाँ हाँ दीदी, ये तो हमें बहुत पसंद है। करिश्मा के कहते ही तीनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी करिश्मा पार्थ की बातों को सोचकर आंसू बहा रही होती है। ये देखकर चिंटू कहता है, अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा चिंटू। अरे दीदी, थोड़ा सा तो बता दो, क्या हुआ है? वो मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी शादी जरूर होगी। पर कैसे? तभी चिंटू जादुई रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। फिर मिंटू जादू से हीरे की बरसात करता है। फिर किट्टू अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने प्रकट करती है। ये देखकर करिश्मा हैरानी से कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम तीनों तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और ये सब जादू कैसे कर रहे हो? सोना, हीरे, इतना सारा खाना। फिर तुमने मुझसे खाना क्यों मांगा? दरअसल हम यहाँ पर किसी नेकदिल जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए थे, पर कैसे और किसकी करें ये समझ नहीं आया। इसलिए हमने सोचा जो हमें खाना खिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे। इसलिए आप अपने ससुराल वालों को कह दीजिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए अब हम 3 बच्चे उनकी मांग पूरी करेंगे। इससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। क्या सच में? तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। ठीक है, मैं भी पार्थ से बात करती हूँ। आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने जो ये सब खाना दिया है उसमें से थोड़ा मैं लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल, ये सारा सोना और हीरा भी आपका ही है। आप इनका कुछ भी करिए, हम आपको और दे सकते हैं क्योंकि हम 3 जादुई बच्चे हैं। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से सारे सोने और हीरे को अलग अलग पोटली में बांध लेती है और खाने को गरीब बच्चों और लोगों को खिला देती है। जिसके पश्चात वो तीनों जादुई बच्चे उसके साथ घर लौटते हैं और जादू से वो और उसकी माँ खाना खाते हैं। अगले दिन करिश्मा सज धज कर पार्थ और सुमन से अपने रिश्ते की बात करती है। साथ ही उन तीनों जादुई बच्चे के बारे में बताती है। लालच के मारे सुमन पार्थ और करिश्मा की शादी धूमधाम से करा देती है, जिसमें नई बहू दहेज में 3 जादुई बच्चों के साथ गृह प्रवेश करती है। देखो, मैंने तो तुम्हारी बात मानकर शादी करा दिया, अब तुम इन 3 बच्चों का जादू दिखाओ मुझे। माँ जी, मेरे जेवर देखिए, सोने और हीरे से जड़े हैं। चिंटू मिंटू की वजह से हुआ है और शादी में जो आपने खाना खाया था वो सारा खाना किट्टू की वजह से आया है। चिंटू, मिंटू, किट्टू, क्या एक बार तुम माँ जी के सामने अपनी जादू का प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ दीदी, आंटी मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। तभी किट्टू के हाथ से एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते हैं। ये देखकर बुढ़िया के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो लपक कर खाने लगती है। क्या खाना है, एकदम मजेदार। आहा। करिश्मा, आखिरकार तुम्हारा जादू माँ पर चल ही गया। ये सब मैंने नहीं, चिंटू मिंटू किट्टू ने किया है। शुक्रिया तुम तीनों बच्चों का। कोई बात नहीं दीदी। तभी खाना खाते खाते सुमन एक जोर का विस्फोटक पाद मारती है।
उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और महेश कहता है, अरे भगवान, जब तुम्हें हजम नहीं होता तो इतना सारा खाना लपड़ सपड़ कर खाने की क्या जरूरत है? इतना सारा खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए टूट पड़ी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बापूजी। हाय सासू माँ जी, आपने बहुत जोर का छोड़ा है। चिंटू मिंटू, क्या तुम इस बदबू को हटा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तभी चिंटू अपने जादू से पूरे घर में खुशबूदार फूलों की बरसात कर देता है, जिससे पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, रईस के घर की तरह, जैसे किसी ने महंगे वाला परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो तो है, अब मेरी बारी। ये कहकर चिंटू मिंटू अपने जादू से सोने के सिक्के और ढेर सारे हीरे की बरसात कर देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कमाल हो गया, इतने सारे चमचमाते हीरे तो मैंने कभी नहीं देखे। बहू, तुम इन बच्चों को दहेज में लाई हो अपने साथ, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब हमारे हैं ना? जी बापूजी। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, अब जाकर हम यहाँ हैं और तुम तीनों बच्चे उस वाले कमरे में रहने चले जाओ जो सामने है। ठीक है आंटी। ये सुनकर पार्थ और करिश्मा अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंटू मिंटू किट्टू भी। वहीं लालची सुमन उन सोने के सिक्कों को बेड पर फैलाकर महारानी की तरह लेट जाती है और महेश उन हीरों को हाथ में लेकर घूमता रहता है और उस खाने को भी कमरे में रख देता है। वक्त गुजरता है, बड़े प्यार से सुमन करिश्मा के साथ पेश आती है। एक दिन सुमन मिंटू से कहती है, ए बच्चे, घर में कितनी सारी गंदगी हो रही है, जाले लगे हैं, सफेदी खराब है, कुछ भी नहीं चमक रहा। क्या तुम अपनी जादू से ये सब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मिंटू के एक चुटकी बजाते ही घर के जाले साफ हो जाते हैं, दीवार का पेंट बदल जाता है, पूरा घर चमकने लगता है। ये देखकर बड़ा सा मुंह खोलकर सुमन कहती है, तुम तो सच में कमाल हो, बड़ा अच्छा जादू आता है तुम तीनों बच्चे को। वो तो है। तभी घर के द्वार पर एक भिखारन खाना मांगती है, जिसे सुमन डांट कर भगा रही थी। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? किट्टू मिंटू, अगर हम चले गए तो ये करिश्मा का जीना हराम कर देंगे। हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबक सिखाओ, मैं उन आंटी को खाना खिलाती हूँ। तभी वो बच्ची जादू से बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और करिश्मा को इशारा कर देती है। फिर करिश्मा उसे अंदर लाकर खाने को कहती है। वहीं चिंटू मिंटू सुमन को हवा में बार बार पटकते हैं तो कभी पंखे पर लटका कर कहते हैं, आंटी जी, कभी भी एक गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको वैसे ही अपमान आपने करिश्मा का किया था। अगर हमारे जाने के बाद आपने उसके साथ ऐसा किया तो हम यही सब करेंगे आपके साथ। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। शुक्रिया चिंटू मिंटू किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो तीनों बच्चे करिश्मा को ढेर सारा सोना, हीरे और खाना देकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपनी बहू का सम्मान करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, नीली पीली चमकीली चूड़ी। बाजार के नुक्कड़ पर बैठी वो गरीब बहू चूड़ी से भरी टोकरी की ओर इशारा करते हुए औरतों को बुलाहट दे रही थी। बहती हुई बर्फीली बयान ने पूरे बाजार को अपने आगोश में समेटे हुए था। ऐसे में फाल्गुनी के शरीर पर सिर्फ फटी पुरानी सूती की साड़ी थी, जो चीख चीख कर उसके गरीबी का बयान दे रही थी। सांझ ढलते ही बाजार बंद होता देखकर वो चूड़ियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ती है कि उसके कदम माता के मंदिर के बाहर रुक जाते हैं। वो मंदिर में आकर माता को चढ़ावे में चूड़ी चढ़ाती हुई बोलती है, माफ करना माँ, मगर इस मजबूर मनिहारन के पास चढ़ावे में चूड़ी चढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं माँ। आप तो जगत जननी हो, अपने भक्तों का हर दुख हरती हो। मेरे भी गरीब घर पर दया दृष्टि करो माँ। फाल्गुनी माँ अम्बे से अपने टूटे मन की बातें खोल कर कहती थी। वो घंटों वहां बैठी आंसू बहाया करती और फिर झूठी हंसी के पीछे अपना हाल छिपाकर घर आती। आज फिर फाल्गुनी का मन चिंता में घुले जा रहा था। पूरे दिन भर में सिर्फ 50 रुपए की चूड़ियां बिकी है। आज के महंगाई भरे दौर में आटे दाल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि एक गरीब का जीवन इसी गुत्थी में उलझ कर रह गया है कि क्या कमाए और क्या खाए।
फाल्गुनी सुध बुध बिसराए खुद से बात करते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे जमीन पर पड़ा पत्थर दिखाई नहीं देता और ठोकर लगने की वजह से चूड़ियों से भरी टोकरी सड़क पर बिखर कर चकनाचूर हो जाती है, जिसे देखकर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू उतर आते हैं। हे माँ, ये क्या हो गया? मेरी सारी की सारी चूड़ियां टूट गई। अब इस आखिरी 50 रुपए में मैं अपने बाल परिवार का पेट पालूं या चूड़ी खरीदूं? और फिर इतने कम पैसों में चंद चूड़ियां ही आएंगी। माँ जी और बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। फाल्गुनी अपने चेहरे पर छाई उदासी को छिपाकर बनिए से राशन लेकर घर आती है और उसकी सास जानकी उससे कहती है, अरे बहू, तू आ गई। बंटू और पिंकी कब से तेरी बाट जो रहे थे और तेरी चूड़ियों की टोकरी कहाँ है? अब माँ जी को क्या बताऊं कि बची कुची आखिरी उम्मीद भी सड़क पर टूटकर बिखर गई। वो आज चूड़ियों का बाजार अच्छा था, इसीलिए सारी चूड़ी बिक गई और टोकरी मैंने फूल वाले की दुकान पर रख दी। माँ, जल्दी से कुछ खाना बना दो ना, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। फाल्गुनी झटपट से दाल और रोटी बनाकर अपनी बूढ़ी सास और बच्चों को खिला देती है, मगर चिंता के मारे एक भी निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतरता। बहुत रोते ही वो भागती हुई बगल में बसे अपनी जेठानी के घर का दरवाजा खटखटाती है, जिसमें से सिलिकॉन की साड़ी पहने हुए जसिका बाहर आकर उखड़े स्वर में कहती है, फाल्गुनी, तुम क्यों आई हो मेरी दहलीज पर? जेठानी जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी सारी चूड़ी सड़क पर तितर बितर हो गई। मेरे पास इतनी भी जमा पूंजी नहीं बची कि दोबारा चूड़ी खरीद सकूं। वादा करती हूँ बहुत जल्द आपकी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगी। अरे, मेरे घर में क्या खैरात बट रही है? मेरे पास इतना फ्री फोकट का पैसा नहीं जो तुझ जैसी 2 कौड़े की देवरानी को दूं। चल फुट यहाँ से। इस तरह जसिका उस गरीब बहू पर अपनी रईसी का गुबार बरसाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फाल्गुनी मदद की आस लिए हर सूदखोरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिस कारण फाल्गुनी हिम्मत हारकर भागती हुई माँ अम्बे के मंदिर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों हमें माँ, क्यों? अपनी भक्त फाल्गुनी के लिए मदद का हर एक फाटक बंद क्यों कर दिया? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ माँ? फाल्गुनी के ऐसा कहते ही माँ अम्बे प्रतिमा से बाहर प्रकट होकर कहती है, फाल्गुनी, अश्रु पोंछ लो बेटी, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों का दृष्टांत दूर होने जा रहा है। ऐसा कहते हुए माँ उस गरीब बहू को रंग बिरंगी चमचमाती चूड़ियों से भरी हुई एक फूलों से सजी टोकरी देकर कहती हैं, फाल्गुनी, तुम मेरी सच्ची आराधक हो। तुम्हारी भक्ति भावना से मेरा मन हर्षित हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई चूड़ियों से भरी हुई टोकरी देती हूँ। तुम जितनी चूड़ियां बेचोगी ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तथास्तु। इतने के बाद माँ अम्बे मूर्ति में समा जाती हैं और फाल्गुनी जादुई चूड़ियों को बेचने निकल पड़ती है। तभी रमैया नाम की एक औरत उससे बोलती है, अरे ओ चूड़ी वाली, अरे तनिक ठहरो दादा। कहो चाची, कौन सी चूड़ी दिखाऊं? नीली, पीली, हरी, गुलाबी? ई हमारी बिटिया है बिंदिया, 2 ही दिन बाद इका भी है। देखा थी हो, इका रंग पक्का है, इसीलिए चटक रंग की चूड़ियां दिखाना। फाल्गुनी बिंदिया को जैसे ही जादुई चूड़ियों की ढेरी में से पीले रंग की चूड़ियां पहनाती है, बिंदिया के शरीर का काला रंग गायब हो जाता है और वो गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत हो जाती है। ये देख बिंदिया बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, ये कैसी जादुई चूड़ियां हैं जो कलाई में पहनते ही मुझे मेरे काले रंग से छुटकारा मिल गया। अरे वाह रे मणिहारन, चूड़ियां तो जादू ही जान पड़ती है। हमरी बिटिया की जात ही बदल दी। आज हमरा जिया झूम उठा है। जादुई चूड़ियों से बिंदिया का बदला खूबसूरत चेहरा देखकर रमैया खुश मन से उस गरीब बहू को एक बड़ी रकम देती है। हर दिन के साथ वो गरीब बहू अपनी जादुई चूड़ियों के लिए गांव-गांव में छा जाती है, जिसके चलते उसकी चूड़ियों की बिक्री भी बढ़ती जाती है। अरे बहू, जरा एक बात बता, हर दिन के साथ तेरी चूड़ियों की बिक्री आकाश छू रही है, फिर भी टोकरी की चूड़ियां कम क्यों नहीं होती?
क्योंकि माँ जी ये सभी की सभी जादुई चूड़ियां हैं। ये देखिए, मैं इनमें से जितनी चूड़ी निकालूंगी ये उतनी ही बढ़ती जा रही है। अरे ये तो कमाल ही हो गया। जादुई चूड़ियों की बिक्री से उस गरीब बहू के घर पर छाई गरीबी का बदरा छटने लगता है और वो बहुत जल्दी से बड़े से घर की नींव रखती है। फिर एक दिन जब फाल्गुनी अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में खड़ी थी, तभी कलिका नाम की एक काली बदसूरत लड़की उसके पास आकर हिचकते हुए कहती है, सुनो बहन, क्या तुम ही वो जादुई चूड़ी वाली हो जिसकी चूड़ियां कलाई में पहनते ही इंसान खूबसूरत हो जाता है? हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? क्या तुम अपनी जादुई चूड़ियां मेरी काली कलाइयों में पहनाओगी? मगर बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे की परवाह मत करो, बस अपनी हथेली आगे बढ़ाओ। जैसे ही फाल्गुनी कलिका के हाथों में जादुई चूड़ियां पहनाती है, वो सिर से लेकर पांव तक अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारी जादुई चूड़ियों ने तो मेरे काले बदसूरत चेहरे की काया ही पलट दी। शुक्रिया। ऐसे ही वक्त बीतता है और जसिका को जादुई चूड़ियों के राज का भनक लग जाती है। तो ये सारा चक्कर जादुई चूड़ियों का है, जिससे मेरी 2 कौड़ी की देवरानी रईस हो गई है, काले लोगों को गोरा बना रही है। आज रात मैं भी एक चूड़ी तो चुरा ही लाऊंगी। जसिका उन जादुई चूड़ियों के लिए ताक लगाई रहती है और एक रात एक चमकती हुई चूड़ी चुराकर अपने घर ले आती है। इस जादुई चूड़ियों को पहनकर मैं और भी ज्यादा सुंदर और गोरी चिट्टी हो जाऊंगी और फिर मेरे आगे सभी फीके लगकर पानी भरेंगे। जैसे ही जसिका लालचपन के साथ वो चूड़ी पहनती है, उसका रंग सिर से पांव तक कोयले जैसा बन जाता है, जिसे देखकर वो भागती हुई फाल्गुनी के पास आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी छुपे ये चूड़ी चुराई थी। मैं और ज्यादा बदसूरत हो गई, मुझे बदसूरती से बाहर निकालो। बेशक मैं और आनंद यही रहेंगे। जैसे ही फाल्गुनी जसिका के हाथों में पहनी चूड़ियों को तोड़ती है, उसका जादू टूट जाता है और जसिका का रंग रूप लौट आता है। इसीलिए कहते हैं जेठानी जी कि लालच बुरी बला है। किसी के सामान को बगैर इजाजत के छूने और चुराने का हश्र ऐसा ही होता है। सोचा नहीं था कि लालच का सबब ऐसा होगा। अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसी के साथ गरीब बहू की जादुई चूड़ियों की कहानी यहीं अल्प विराम लेती है। वो गरीब बहू आज भी अपनी जादुई चूड़ियों से गांव-गांव में औरतों की टोली से लेकर लड़कियों के लिए चहेती बनी हुई है।